Good morning, all of you. Okay, just give me a moment. મજામાં મજામાં. Very good morning, all of you. Lecture number 53, 27th of February. Welcome you all. Good morning. Very good morning. So आज हम लोग नवंबर 24 इंटर और ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के साथ we have arranged, we booked a turf to play cricket with all the students. We are really going to miss you a lot. बहुत मिस करूंगा यार मैं आप लोगों को. पर कोई बात नहीं, एक दिन जी लूंगा मैं आपके बिना. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. तो आज शाम को 7 बजे से 9 बजे तक जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उन लोगों के साथ थोड़ा फन होगा, मस्ती होगी, मजा होगा, चिल होगा और बहुत सारा धिंगाना होगा. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सर वो लड़का हर 2 दिन में आता है आपसे बात करने के लिए और बात नहीं किए उससे. कौन सा लड़का भाई? हार्पिक. क्वेश्चन के और चैप्टर के बीच में होगा तो भाई कैसे करेंगे, है ना? चलिए. होमवर्क क्वेश्चन डन. क्या क्या थे आपके होमवर्क क्वेश्चंस? लेट मी चेक द ट्रैकर्स. 23, 24, 30, 32. ओके. 23, 24, 30, 32. पहले 30, 32 चेक करते हैं. इजी क्वेश्चंस होंगे. चलिए, let's get started. A company has introduced a new product and marketed 20,000 units. Variable cost of the product is rupees 20 per unit and fixed overheads are 3,20,000. Okay. You're required to compute the selling price per unit to earn a profit of 10% on sales value, BP and margin of safety. ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं पहले. अगर आपको याद हो तो जो बेसिक क्वेश्चन थे उसमें ये था कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको देगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपको देगा प्रॉफिट. अब ये कहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो है, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है 20 रुपीज पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड्स है 3,20,000. तो फिक्स्ड कॉस्ट है 3,20,000 और आपसे कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स वैल्यू. कैसे निकालेंगे यार इसको? अगर मेरा सेल्स होता है x तो प्रॉफिट चाहिए मुझे 0.10x. ठीक है. अब यहां पर समझना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹20 पर यूनिट. मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकता हूं? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 रुपीज पर यूनिट. ये एक ही चीज बची है जिसको मैंने यूज नहीं किया. मैं कैसे यूज कर सकता हूं इसको? हाउ कैन आई डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन? बिकॉज आई रियली डोंट नो. सेलिंग प्राइस पर यूनिट को x लेंगे. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं? बताइए. इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, चलो बाकी की सारी चीजें फॉलो करेगी, बट मेन क्वेश्चन है मैं ये कैलकुलेशन कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई कैलकुलेट?
कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केटेड 20,000 यूनिट्स। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर दिया है 20,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 20 per unit. 20,000 into 20 rupees, your variable cost is rupees 4 lakhs. So your contribution is x minus 4 lakh. अब यहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगा समझिएगा वो है x minus 4 lakh minus 3,20,000 is equal to 0.10x. समझिए, so minus 4 lakh minus 3,20,000, x minus 0.10x is equal to 7,20,000. Therefore 0.90x is equal to 7,20,000 divided by 0.9. So value of x will be rupees 8 lakh. चेक कीजिएगा सभी जने, आपका ये आंसर आया क्या? चेक कीजिएगा आपका ये आंसर आया क्या। मतलब अब अगर मैं यहां पर ये टेबल को कंप्लीट करता हूं तो x की वैल्यू हो गई 8 लाख रुपीस, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट उसमें आ गई 4 लाख रुपीस, कंट्रीब्यूशन आ गया यहां पर 4 लाख रुपीस, 3,20,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट का अमाउंट हो गया 80,000 विच इज एग्जैक्टली 10% ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है 20,000, तो अब 8 लाख को मैं 20,000 से डिवाइड करूंगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया यहां पर रुपीस 40, और इन सब के बाद मैं यहां पर निकालता हूं इसका पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो यहां पर आएगा ओरिजिनल डेटा के हिसाब से 50%। मैं निकालता हूं यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स आएगा रुपीस 6,40,000। और क्या पूछा है? पीवी रेशियो, सेल्स वैल्यू हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स 8 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स 1,40,000, तो 1,60,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चेक कीजिएगा सभी जने। Now, if the selling price is reduced by the company by 10%, demand is expected to increase by 5,000, then what will be the impact on all these factors? Okay, selling price 10% से कम हो रही है और डिमांड जो है वो 5,000 यूनिट से बढ़ रही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से। इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, 40 minus 10%, 36. Demand will increase by 5,000, 25,000. So 25,000 into 36, सेल्स हो गया 9 लाख रुपीस का, ठीक है। 25,000 into 20 रुपीस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है दोस्तों, तो 4 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन हो गया, 3,20,000 रुपीस का फिक्स कॉस्ट हो गया, 80,000 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस को घटाया है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी गिरेगा, पीवी रेशियो भी गिरेगा, 44.44% है ना। ओनली सेलिंग प्राइस हैज गॉन डाउन, तो 44.44%। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है 3,20,000, उसको 44.44% से डिवाइड करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 7,20,000, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? 1,80,000। चेक कीजिएगा ये वैल्यू सभी जने। मतलब एक बेसिक डेटा क्रैक करना है आपको, अगर वो बेसिक डेटा क्रैक कर लिया ना तो एवरीथिंग विल फॉलो। कैलकुलेट एमओएस इफ प्रॉफिट इज 64,000। ओ ये तो फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट एमओएस इफ प्रॉफिट इज 64,000। ओके, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आपको एमओएस निकालना है when your profit is 64,000। ओरिजिनल डेटा कंसिडर करना होगा सर्टेनली। ओरिजिनल डेटा में पीवी रेशियो है आपका 50%, तो therefore MOS is equal to 64,000 divided by 50%, that becomes rupees 1,28,000। चेक कीजिएगा सभी जने।
क्वेश्चन नंबर 32 बहुत आसान क्वेश्चन था, किया होगा आपने उम्मीद करता हूं, क्रॉस रेफरेंसिंग दिया होगा और रजिस्टर में पोस्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अगला होमवर्क क्वेश्चन था, Z Limited sells its product at rupees 30 per unit during the quarter ending 31st March. It produced and sold 16,000 units and suffered a loss of rupees 10 per unit. If the volume of sale is raised to 40,000 units, it can earn a profit of rupees 4 per unit. You are required to calculate all these things. Okay, जो डेटा दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3030, क्वेश्चन कहता है Z लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट रुपीज 30 पर यूनिट, और इस क्वार्टर में उन्होंने 16,000 यूनिट बनाकर बेचे हैं। 30 रुपीज 16,000 यूनिट, रुपीज 30 और 16,000 यूनिट्स। ठीक है, बेसिक डेटा मैं लिख रहा हूं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस यहां पर दिया है रुपीज 10 पर यूनिट का लॉस हुआ है। ठीक है, If the volume is raised to 40,000 units, अगर हम इसको 16,000 की जगह 40,000 यूनिट्स कर दें, तो आपसे कहा है इट कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर यूनिट, तो पॉजिटिव हो जाएगा रुपीज 8 पर यूनिट। एक फॉर्मूला हमने देखा था पीवी रेशियो का, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला था डेल्टा प्रॉफिट मतलब चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। वैल्यू भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझिएगा, चेंज इन प्रॉफिट मतलब मेरा पहले सिचुएशन ये है कि 16,000 यूनिट्स अगर मैं बेचता हूं तो मुझे लॉस हो रहा है 10 रुपए प्रति यूनिट का। ठीक है, माइनस दूसरा जो परसेंटेज है वो है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे पीछे ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। चलिए, हायर वैल्यू को मैंने आगे ले लिया, लोअर वैल्यू को पीछे लिया है। अब मैं लेता हूं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 40,000 माइनस 16,000। ओके, अब 40,000 इंटू 8 ये होता है बेटा जी 3,20,000 रुपए, माइनस 16,000 इंटू माइनस 10 ये होता है माइनस 1,60,000 रुपए। तो ये तो फाइनली प्लस होगा, और 40,000 माइनस 16,000 ये होता है 24,000 रुपीज। So 3,20,000 plus 1,60,000 becomes 4,80,000 divided by 24,000 units. That gives you contribution of rupees 20 per unit. ये पीवी रेशियो से ज्यादा एप्रोप्रिएट मैं कहूंगा, यू विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीज 20 पर यूनिट। चेक करिएगा, अब क्वेश्चन पूछा है कि आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब यार आपको यहां पे दिया है कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो है 30 रुपीज, समझना वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी थी, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज और कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए। मतलब यहां पर आपका पीवी रेशियो आप निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100, so 20 divided by 30 into 100, that becomes 66.67 percentage, 66.67 percentage। चेक करिएगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक बार और एक काम करते हैं, इसको टेबुलेट भी करके देख लेते हैं, जो वैल्यूज हमने निकाली है वो सही है कि नहीं, इसको टेबुलेट करके देख लेते हैं। कैसे टेबुलेट करेंगे, ये जो दो लेवल्स दिए ना, इन दोनों लेवल्स में उसको पुटअप कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट वगैरह भी हमें मिल जाएगी, है ना। तो 30 रुपए 16,000 यूनिट 40,000 यूनिट, एक सेकेंड, 30 रुपए 16,000 यूनिट 40,000 यूनिट। ठीक है, सो 30 रुपए इंटू 16,000 यूनिट, टोटल सेल्स आता है 4,80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब ये कहता है कि जब आप 16,000 यूनिट बेच रहे हो तो हर एक यूनिट पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहां पर मैं लॉस बुक करूंगा 1,60,000 का।
लेकिन जब 40,000 यूनिट्स बेच रहे हो तो हर यूनिट पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका सेल है 40,000 इंटू 30, 12 लाख रुपए का। ठीक है, पीवी रेशियो अभी हमने निकाला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला है 20 रुपए, तो 16,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से 3,20,000 आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है, माइनस 4,80,000, 1,60,000, 1,60,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। 20 रुपीज के हिसाब से 40,000 यूनिट्स पे 8 लाख रुपीज का मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है इस सिनेरियो में, और वेरिएबल कॉस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 10 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 30 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 20 रुपीज। अब अगर सब कुछ सही है तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम आनी चाहिए, तो 8 लाख माइनस 3,20,000, अगर मैं सेकंड स्लैब में देखता हूं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 4,80,000 रुपए। और जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या फर्स्ट स्लैब में अगर मैं 4,80,000 माइनस करता हूं तो क्या मेरा लॉस 1,60,000 बराबर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल 1,60,000 का लॉस आ रहा है, मतलब हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रेक इवन पूछा है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, ठीक है, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रुपीस, रुपीस चाहिए तो डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा मुझे? पीवी रेशियो। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 4,80,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 66.67%, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 66.66666666% वो हुआ 7,20,000 रुपए। पहले क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे सभी लोग, 7,20,000 रुपए। प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम इज 50,000 यूनिट्स, ओके, अगर सेल्स का वॉल्यूम 50,000 यूनिट्स है तो प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल है, इसको फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर 50,000 यूनिट्स मैंने बेचे हैं तो 30 रुपीज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सेल्स आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसको 66.67% से तो कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट 4,80,000। टेबल में डालकर भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 इंटू 30 इंटू 66.67%, तो यहां पर आ रहा है 9,99,999.99, मतलब 10 लाख, 10 लाख का कंट्रीब्यूशन माइनस 4,80,000, तो ये हुआ 5,20,000 रुपीज का प्रॉफिट। चेक कीजिएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर है 5,20,000। Minimum level of production where the company need not to close the production if unavoidable fixed cost is 1,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट भी अलग अलग टाइप की होती है, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब जो आप कुछ भी कर अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, मतलब वो लगेगी ही लगेगी। तो 1,50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको मिनिमम कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? अगेन दे आर आस्किंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट बट विद अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पर लेवल ऑफ एक्टिविटी पूछा ना, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में होता है, तो ₹20 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मैं डिवाइड करूंगा, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20 यूनिट्स, मतलब कम से कम मुझे 7,500 यूनिट्स बना के बेचने पड़ेंगे। अगर मैं 7,500 यूनिट्स बनाकर बेचता हूं दोस्तों, तो फिर मैं अपनी मतलब शट डाउन वाली सिचुएशन नहीं आएगी। आई नीड नॉट शट डाउन, मैं अपना काम, अपनी फैक्ट्री कंटिन्यू रख सकता हूं, बिकॉज आउट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 4,80,000 1,50,000 इज एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल। चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत आसान है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 7,500 यूनिट्स। डोंट फॉरगेट टू राइट द क्रॉस रेफरेंस ऑफ योर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 30 इंडेक्स में पोस्ट किया है कि नहीं चेक करिएगा। अगर आपको लगता है कि सर हमको यहाँ पर रेफरेंस लिखना चाहिए, क्वेश्चन कौन से लेक्चर में आपने सॉल्व करवाया है, तो L53 का रेफरेंस आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कौन सा था बेटा जी? 23 और 24 मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे, चेक करते हैं। An automobile manufacturing company produces different models of cars. The budget in respect of model 007 James Bond for the month of March is as under.
So budgeted output is 40 lakh units and rupees are in lakhs. Net realization, variable cost, specific fixed cost, allocated fixed cost, total cost, profit, and then you have sales. Okay, no problem. You have lot of data. No problem at all. Now calculate the profit with 10% increase in selling price with a 10% reduction in sales volume. Oh. आपको profit calculate करना है with 10% increase in selling price with a 10% reduction in sales volume. तो मेरी selling price 10% से बढ़ रही है और मेरा sales volume जो है वो 10% से घट रहा है. ये क्वेश्चन आसान लग रहा है. Volume to be achieved to maintain an original profit after a 10% rise in material cost at the originally budgeted selling price per unit. सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, लॉजिक देखना. सबसे पहले मेरे हिसाब से ना इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पर यूनिट डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. टेल मी, हैव यू डन लाइकवाइज? सबसे पहले पर यूनिट डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और पर यूनिट डेटा कैलकुलेट कर कर फिर आप चेंजेस करेंगे. जो आपसे कहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो आपको कम करना है और क्वांटिटी जो है वो आपको अकॉर्डिंगली ऐड करना है. ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं. सो 2,10,000 लैक्स 2,10,000 लैक्स का आपको जो सेल्स दिया है उसको 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे. योर यूनिट सेलिंग प्राइस विल बी 5,25,000 यूनिट्स. सिमिलरली आपका बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे. अब समझना, ये कहता है कि सेलिंग प्राइस आपने बढ़ाई है और वॉल्यूम आपने घटाया है. 40,000 यूनिट्स वॉल्यूम क्वांटिटी आपको दिया है तो 40,000 की जगह बन जाएगा 36,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ रही है तो जो 5,25,000 रुपए की सेलिंग प्राइस थी अब वो 577,500 की हो जाएगी. विद दैट पोजीशन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. चेक करिएगा ये आंसर सभी का आया क्या. बहुत ही हलवा क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आसान क्वेश्चन है. मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस क्वेश्चन पर से. चेक करिएगा. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछता है, पढ़ते हैं. वॉल्यूम टू बी अचीव्ड मतलब क्वांटिटी फाइंड आउट करना है टू अचीव एंड मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट. हाउ मच इज आवर ओरिजिनल प्रॉफिट राइट नाउ? व्हाट इज द सिनेरियो? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल प्रॉफिट? 17250. अब अगर मैं ये 17250 का ओरिजिनल प्रॉफिट मेंटेन करना चाहता हूं, वो भी कब? आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट. जब मेरी मटेरियल कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ जाएगी. ठीक है, एट द ओरिजिनल बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट. और मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट ओरिजिनल ले रहा हूं तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिजायर्ड सेल्स एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, मैं मेंटेन करना चाहता हूं ओरिजिनल प्रॉफिट. मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है? 17250. ठीक है, प्लस मैं यहां पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं कर रहा हूं. जो भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो एज इट इज यहां पर आएगी 60750. अब इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? अब मुझे चाहिए वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए मुझे डिवाइड करना होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते समय मुझे क्या लेना है? मुझे लेना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. बस वो मुझे निकालते जाना है. आई विल गेट दी आंसर. चेक करेंगे आप, यहां पर आपको दिखेगा इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकला है 349,800. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5,25,000. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 1,75,200. बराबर है. फिर जैसा मैंने आपको फॉर्मूला दिया एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यूज किया है. न्यूमरेटर में लिया है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और आंसर आपका आया है, चेक करिएगा, 44,521 यूनिट्स. चेक ऑल ऑफ यू. बहुत हलवा क्वेश्चन था यार, बहुत आसान क्वेश्चन था. डिफरेंस कभी कभी ये होता है कि मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, टैबुलेशन इतना अलग होता है ना कि उसको देखकर हम लोग डर जाते हैं, है ना. वो डरने वाली बात एज सच नहीं है. फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23. सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस का अद्भुत उदाहरण. चेक करिएगा, सी फॉर कॉस्टिंग और सी फॉर कॉमन सेंस का अद्भुत संगम उदाहरण. Question number 23. Now, a company has 3 factories situated in north, east and south with its head office in Mumbai. The management has received the following summary report on the operations of each factory for a period. Rupees and thousands are given. North factory का actual और budgeted, under over budgeted आपको यहाँ पर दिया गया है.
प्रॉफिट भी एक्चुअल दिया है और अंडर या ओवर ऑफ बजट आपको दिया गया है। तो बेसिकली ये एक्चुअल के अंदर आप ओवर या अंडर प्लस माइनस करेंगे तो आपको बजटेड की फिगर्स मिल जाएगी। कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री एंड फॉर द कंपनी एज अ होल द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द ब्रेक इवन सेल्स। द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द ब्रेक इवन सेल्स। सबसे पहले जो यहाँ पर दो डेटा दिया गया है, इन दो डेटा को देखकर मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला आएगा? सर देखो, तीनों का मुझे सेल्स दिया है और तीनों का मुझे प्रॉफिट दिया है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले निकलेगी यहाँ पर? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी है टोटल और ब्रेक इवन सेल्स भी नहीं दिया। और अगर मैं ये दोनों चीजों को देखूं तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पीवी रेशियो आकर बैठा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कंपनी की 3 फैक्ट्रीज है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, हेड ऑफिस है मुंबई में। The management has received the following summary report on the operations of each factory for the period. नॉर्थ का, ईस्ट का, साउथ का एक्चुअल और बजटेड डेटा दिया है और प्रॉफिट में भी एक्चुअल और बजटेड दिया है। कैसे निकालेंगे पीवी रेशियो? कोई हैंड रेज करके मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? पूजा परिहार, सोनी, आयुष राठौड़, आर्यन श्रीवास्तव, कैन समवन रेज हैंड एंड एक्सप्लेन मी? इससे पहले कि मैं मॉड्यूल में जाऊं, मैं सॉल्व करके दिखाऊं, I want someone of you to please explain me. Okay, Ayush Rathod. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Yes, Ayush, tell me. सर इसमें हम अपना ना चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करके हम अपना पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? सर इसमें ना ये 315 माइनस 135 करके 315 क्या लिया है आपने? हेलो हाँ जी, 315 क्या लिया है? सर इसमें ना क्या कहते हैं, हमने बजटेड जो हमारा जो अंडर बजट है ना उसको Okay, ऐड करके और जो हमारा ओवर बजट हो रहा है उसको हमने लेस करके, तो इससे हमारा 315 निकल रहा है सर प्रॉफिट okay, नॉर्थ में। तो सर इसमें 315 माइनस 135 करके, तो सर हमारा उसमें वो निकलता है 180 डिवाइडेड बाय 400। चलो, बिल्कुल सही है। मतलब इससे बेसिकली मैं हमारा आपको ये समझा देता हूँ। 45% का हमारा। आपका डायरेक्शन सही है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपका डायरेक्शन सही है आयुष। यस सर। चलो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सभी जने अब ध्यान से सुनिएगा। आपके पास हर डायरेक्शन का दो डेटा है, एक है एक्चुअल डेटा और दूसरा है बजटेड डेटा। अब एक्चुअल डेटा तो आपके पास है, अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास एक्चुअल सेल्स भी है और एक्चुअल प्रॉफिट भी है। लेकिन बजटेड कैसे निकालेंगे? अब समझना। एक्चुअल है नॉर्थ का सेल्स 1100 और वो अंडर या ओवर बजट है 400। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपने रियली स्पीकिंग जो बजट किया था उससे 400 कम है, -400 दिया है ना। तो रियली स्पीकिंग आपका बजटेड सेल्स था 1500, सॉरी 1500, क्योंकि 1500 माइनस 400 इक्वल्स टू 1100। सिमिलरली जो आपका बजटेड प्रॉफिट था उससे 180 कम है, तो बेसिकली एक्चुअल प्लस अंडर बजट ऑफ 180, तो 135 प्लस 180 आपका प्रॉफिट था 315। ये जो दो फिगर्स आपको मिली है ना दोस्त, ये दोनों फिगर्स किस चीज की है? ये है बजटेड की। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन की आपके पास दो वैल्यूज है, एक है एक्चुअल, दूसरी है बजटेड। अब यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अकॉर्डिंगली पीवी रेशियो आएगा 45%। Similarly, you will calculate PV ratio for the south direction, east direction 60% and south direction 55%। चेक कीजिएगा यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? अब हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक ऑप्शन है टेबल बना लीजिए, दूसरा ऑप्शन है जैसे यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, करेक्ट? देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला में अगर आप अप्लाई करते हैं
तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आती है 1350, चेक कीजिएगा 1350। और फिर बाद में ब्रेक इवन सेल्स आपको निकालना है तीनों का इंडिविजुअली, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल पीवी रेशियो। इंडिविजुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, इंडिविजुअल पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ओनली वन थिंग वाज अ कैच ओवर हियर एंड दैट वाज यू वर सपोज टू कैलकुलेट द बजटेड डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, चेक करिएगा। ट्रैकर्स में आपके अपडेट कर देता हूं। होमवर्क क्वेश्चन चेक करने में लंबा समय लग गया है, आज 31 मिनट्स लग गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो 23 और 24 दोनों इजी क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे। चेक करिएगा आपने क्रॉस रेफरेंसिंग दिया है क्या और अपने रजिस्टर में इसको पोस्ट किया है क्या। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लास वर्क होगा या होमवर्क होगा। सर अंडर बजट एक्चुअल बजट मतलब क्या होगा? अरे बेटा इसका मतलब ये है कि जो मैंने बजट किया था उससे एक्चुअल में कितना डेविएशन है। जैसे कि नॉर्थ के सेल्स को देख बेटा, यहाँ पर दिया है अंडर बजट, इसका मतलब है जितना मैंने बजट किया था उससे 400 कम। अब ये 150 का, ईस्ट के केस में ओवर बजट है, इसका मतलब है मैंने यहाँ पर एस्टिमेशन किया होगा 1300 का और एक्चुअल उससे 150 ज्यादा है, मतलब 1450। फिर साउथ के केस में देख, साउथ के केस में मैंने बजट कुछ किया होगा और वो कुछ से 200 कम है, मतलब मैंने वो कुछ यहाँ कितना किया होगा बजट 1400, 1400 माइनस 200 इक्वल्स टू 1200। मतलब यहां इसका फॉर्मूला बना सकता है बेटा, बजटेड प्लस ऑब्लिक माइनस इट इज इक्वल टू एक्चुअल्स, दैट्स ऑल। So actual is under budget or actual is over budget, that information is given in that respective column, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्लास वर्क होगा या होमवर्क होगा, आप भी इवैल्यूएट कीजिएगा। The profits for the year of RJ Limited work out to 12.5% of capital employed and the relevant figures are as under. ओके, सेल्स दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। अब यहाँ पर एक फिगर नहीं दी है पर वो फिगर आप निकाल सकते हैं और वो फिगर है प्रॉफिट की। प्रॉफिट इज 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 12.5% होता है 50,000। चेक कीजिएगा। The new sales manager who has joined the company recently estimates for the next year a profit of about 23% on capital employed, provided the volume of sale is increased by 10% and simultaneously there is an increase in selling price of 4% and overall cost reduction in all the three elements of cost by 2%. Required, find out computing in detail the cost and profit for the next year, whether the proposal of sales manager can be accepted or not. Question बहुत बढ़िया है। करंट ईयर का आपको कुछ डेटा दिया गया है, समझिएगा। और अब एक नया मैनेजर आता है, वो जो नया मैनेजर आता है वो कहता है कि भाई साहब मेरे हिसाब से अगर काम करोगे ना तो अगले साल आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। मेरे हिसाब से काम करोगे का मतलब ये है वो आपके सामने कुछ मैट्राइसेस रख रहा है। वो कह रहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग आपका प्रॉफिट है वो है 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं इस 12.5% को बढ़ाकर आराम से लेकर जा सकता हूं 23% पे। कैसे हो सकता है? प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। जितना क्वांटिटी हम अभी सेल कर रहे हैं उससे 10% ज्यादा बेचे एंड 4% से सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम लोग बढ़ा दें। ओके, एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%। और जितनी भी मेरे कॉस्ट एलिमेंट्स है सब में 2-2% का रिडक्शन हो जाए तो। अब ये जो 2% का रिडक्शन होगा ये तो रिडक्शन इन कॉस्ट हुआ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी सेल जो है वो बढ़ रही है। तो क्वांटिटी सेल्स अगर आपकी बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली आपके वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो लेवल ऑफ एक्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको करना है यहाँ पर evaluation. You are required to find out by computing in detail the cost and the profit for the next year.
the cost and the profit for the next year, whether the proposal of sales manager can be accepted or not. साथ में करते हैं, फटाफट शुरू कीजिए. Come to your register, write down page number of this question in your register. बढ़िया क्वेश्चन है, I cannot miss this opportunity. Question number 15 oblique triple A oblique page number is 13.21. मुझे एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का निकालना पड़ेगा और फिर बाद में मुझे एक कॉलम तो और बनाना ही पड़ेगा. एक कॉलम की जगह शायद और छोड़नी पड़े. ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा उसमें तकरीबन पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम्स का प्रोविजन रखिएगा. दो से 3 कॉलम्स. पर्टिकुलर्स सबसे पहले तो मैं लेता हूं एग्जिस्टिंग. नाउ एग्जिस्टिंग जो डेटा दिया है उसको हम हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के टेबल के हिसाब से टैबुलेट कर लेते हैं. सेल्स दिया है 5 लाख रुपीस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000 रुपए, डायरेक्ट लेबर 1 लाख रुपए, वेरिएबल ओवरहेड्स 40,000, दैट्स ऑल. और फिर प्रॉफिट है तो बैलेंसिंग फिगर हमें क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल ले लेते हैं एक बार. सो 2,50,000 प्लस 1,40,000. टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर होता है दोस्तों 3,90,000. दिस विल गिव अस कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन हो गया 1,10,000 रुपए. बराबर है? सही लिख रहा हूं ना मैं? चेक करते चलना. हाँ बिल्कुल अंशु जी, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है अंशु. बिल्कुल चिंता मत करना. मां कसम चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग अधूरा रह जाए, मां कसम चाहे हमें 4 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, पर आज तो आपसे बात करनी ही पड़ेगी. प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. प्रॉफिट यहां पर हमने निकाला है, इट इज 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 रुपीज. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई दोस्त? 60,000 है ना. प्रॉफिट कैसे निकाला है? इट इज 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू फीलिंग? बेटर? टेक स्टीम, you'll feel much better. Okay मैम. किसी ने गुड मॉर्निंग ही नहीं किया आपको? मैंने किया. दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड, गुड बॉय. चलो आगे बढ़े. अब फोकस चाहिए. नजर हटी, दुर्घटना घटी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, यूज डायपर एट नाइट प्लीज, ऑन प्लीज, साइड प्लीज. अब यहां पर नया सेल्स मैनेजर आता है जो कहता है कि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 23% हो सकता है. 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. 4 लाख का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका 23% होता है 92,000. ओके ओके, मैं उसको बेस नहीं लूंगा, ये उसका अश्योरेंस है. हमें उसके अश्योरेंस को टेस्ट करना है. क्या करना है? टेस्ट करना है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ फिगर लिख के रखता हूँ. 92,000 प्रॉफिट है क्या, हो रहा है क्या, ये चेक करना है.
provided the volume of sale is increased by 10% and there is increase in selling price by 4%. दो चीजें साथ साथ में बढ़ रही है, सेल्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है. इससे टोटल सेल्स पे कितना इफेक्ट आएगा समझना, थोड़ा दिमाग लगाना. 5 लाख रुपए मेरा सेल है, अगर 10% से सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लस 10% तो होगा ही होगा. सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा विद सेलिंग प्राइस बीइंग कांस्टेंट, तो प्लस 10% मतलब 5,50,000 होगा. लेकिन अब वो कह रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस भी 4% से बढ़ रहा है, तो आपको इसमें 4% और ऐड करना पड़ेगा. रियली स्पीकिंग आपका सेल्स हो जाएगा 5,72,000. चेक ऑल ऑफ यू. बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाली बात है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोकस चाहिए. आपका जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, सेल्स कैसे बनता है, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, बराबर है. अब ये कह रहा है कि आपके यूनिट्स जो है 10% से बढ़ेंगे और आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 4% से बढ़ेगा. ये दोनों ही वेरिएबल्स ऐसे हैं जिससे मेरे सेल्स में इफेक्ट आएगा, मेरा सेल्स इंक्रीज होगा. तो 5 लाख प्लस 10% प्लस 4% इज इट कमिंग टू 5,72,000. चेक ऑल ऑफ यू. तो ये है हमारा प्रपोजल, ठीक है. ओके, फिर हमारे बंधु और क्या कहते हैं. अब एक चीज ध्यान रखना, अगर यूनिट्स बढ़े तो वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी यूनिट से बढ़ेगी, ठीक है. अब ये और क्या कहते हैं, there is an increase and there is an overall cost reduction in all the three elements of cost by 2%. three elements कौन से हैं, what are the three elements of cost price, मतलब सभी. three element मतलब material, labor, overheads, ठीक है. ओके, अब समझना. अकॉर्डिंगली मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, 2,50,000 है विथ प्रेजेंट क्वांटिटी एंड प्रेजेंट वैल्यू, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये 10% से बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स 10% से बढ़ रहे हैं. लेकिन देयर इज एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन ऑफ 2%, -2% भी यहां पर होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. 10% प्लस क्यों किया, क्योंकि 10% से सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है. अगर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. लेकिन वो कह रहा है कि मेरे कॉस्ट एलिमेंट्स में 2% कम होगा, मतलब आई विल यूज इकोनॉमीज ऑफ स्केल और मेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो होगा आई गेट अ बेटर बार्गेन ओवर द 2% से कम होगा, तो -2%. सेम थिंग गोज फॉर लेबर एंड सेम थिंग गोज फॉर ओवरहेड्स. चेक कीजिएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इज इट कमिंग टू 2,69,500. 1 lakh plus 10% minus 2%, is it coming to 1,07,800. 40,000 plus 10% minus 2%, is it coming 4,3,120. चेक कीजिएगा यहां तक सभी जने, और फिर मैं यहां पर लेता हूं इसकी टोटल. 107,800, 2,69,500. चेक करिएगा, इज इट कमिंग 4,20,420 माइनस 5,72,000, 151,580. फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट का सिर्फ कॉस्ट पे असर पड़ता है. तो -2%, 60,000 -2% होता है 58,800. और अब मैं प्रॉफिट निकालता हूं, वो होता है 92,780. अब ये 92,780 का जो प्रॉफिट आ रहा है, ये 92,780 कितना परसेंटेज हुआ है ऑन माय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है. तो 92,780 डिवाइडेड बाय माय कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख multiplied by 100. So 92,780 divided by 4 lakh multiplied by 100. My actual ROI is 23.195%. जबकि मेरे नए सेल्स मैनेजर ने मुझे कितना अश्योरेंस दिया था 23 का, क्या उसका अश्योरेंस पूरा हो रहा है. शब्द पढ़ो, उसी लिहाजे में जवाब चाहिए. फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग डिटेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर whether the proposal of sales manager can be adopted.
since the estimated ROI 23.195% is above assured ROI. assured ROI कितना है? 23%. The proposal of sales manager should be accepted. That's all. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. मजा आता है यार ऐसे क्वेश्चंस करके. रियली यू फील गुड यार, कुछ तो कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं क्या ये आपका होमवर्क बन सकता है. Wonder Limited manufactures a single product Zest. The following figures relate to Zest for 1 year period at 50% and at 40%. थोड़ा थोड़ा बजट्स कंट्रोल की याद आ गई. नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स दिया ही नहीं है भाई. ये कैसा हो गया भैया? ओ का ससुरा, हमारा टाइपिंग एरर है क्या? चेक करते हैं. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, यस टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर. लिख लीजिएगा 400 units and 800 units. Sales and production units are 400 at 50% and 800 at 100%. आइला यहाँ पर भी मिस्टेक है 100%. एक ही मिनट मुझे दीजिए बंधु, मैं हाथों हाथ मेरे वर्ड फाइल में चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो ये मिस्टेक एज इट इज पेंडिंग रह जाएगी. Just give me a minute, Mamma Mia. Mamma Mia. Chapter number. Uh, question number 16. 100%, 100% done. Wow, I'm just amazing. I know that. सेल्स दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, वेरिएबल फिक्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है, वेरिएबल फिक्स. द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 units. Fixed costs are incurred evenly throughout the year and actual fixed costs are the same as the budgeted one. Okay, there were no stocks of Zest at the beginning of the year. In the first quarter, 220 units were produced and 120 units were sold. In the first quarter, 220 units were produced and 160 units were sold. You required first quarter डेटा दिया है 1 साल का और यहाँ पर लिखा है एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर और का हो गया. ओके ओके, you are required to compute the fixed production cost absorbed by Z Limited if absorption costing is used. So आपको फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, absorbed by Z Limited if absorption costing is used. Calculate the under and over recovery of overheads during the period. मां कसम. Chapter number 4. Calculate the profit using absorption costing and calculate the profit using marginal costing. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. तैयार है सभी लोग? होमवर्क करने लायक नहीं है. अरे पगले, जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये होमवर्क लायक नहीं है तो थोड़ा समझा करो. बेइज्जती हो रही है आपकी, बेइज्जती. मतलब समझ रहे हो, आपका लेवल नहीं है क्या? समझ, बेइज्जती हो रही है. बहुत बढ़िया सर यार. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्लिक ट्रिपल ए. क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 13.22.
तापड़िया जी कह रहे हैं नहीं सर खुशी होती है हमें। महक, मुदगल, सीरी और उसके बाद खुशी। तापड़िया जलवा है। ऊपर वाले जिस दिन तू मुझसे मिलेगा ना मैं तेरे को इतनी कंप्लेंट करूंगा तूने कैसे कैसे को कितना खुश दिया है और बाकी लोगों को देख कितना कुछ भी नहीं दिया। बहुत बुरा किया। वेरी बैड। आयुष का गम देखो कैसे अल्फाजों से अपने गम को बयां कर रहा है आयुष राठौड़। समझ रहा हूं मैं आयुष, समझ रहा हूं। तो हर गंगा कौन डायरेक्शन में बह रही है आयुष, हम सब समझ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मिसेस तापड़िया नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लास बहुत ही पावन और पवित्र लग रहा है आज मिसेस तापड़िया के बिना। बहुत बढ़िया। ऐसा पारिवारिक माहौल होना चाहिए क्लास में। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ यार कुछ नहीं छोड़ो। हाँ जी। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। You are required to compute the fixed production cost absorbed by Z Limited if absorption costing method is used. Fixed production cost जरा देखिएगा कितना है प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स्ड। क्या ये फिगर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? हाँ जी यही फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1,60,000 इज द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको फाइंड आउट करना है एब्सॉर्ब्ड बाय जेस्ट, absorbed by Z if absorption costing method is used। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 1,60,000 जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे एब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ। एक चीज बस ध्यान रखना 1,60,000 पर एनम है और एक्चुअल डेटा दिया है क्वार्टर का। ठीक है अब समझना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। Normal level of activity for the year is how many units? 800 units. Fixed production overheads are always absorbed on the basis of normal capacity. So rupees 1,60,000 divided by 800 units multiplied by actual production कितना है 200 units। चेक करिएगा एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया है 220 यूनिट्स दिया है, सॉरी 200 नहीं मैंने गलती से लिख दिया 220 यूनिट्स। तो 1,60,000 divided by 800 multiplied by 220 units that becomes rupees 44,000 per quarter। अब इसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है अंडर या ओवर रिकवरी फॉर द पीरियड। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, ये फिगर अभी हमने निकाली रुपीस 44,000 पर क्वार्टर। एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है
वो आपको दिया है 1,60,000 पर एनम, और मुझे पीरियड का कंपैरिजन करना है। पीरियड क्या है? क्वार्टर। क्या मैं कह सकता हूँ इट विल बी ₹40,000 पर क्वार्टर? कैसे आया 40,000 पर क्वार्टर? नहीं पता तो लिख लीजिएगा ₹1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, तो 40,000 रुपए पर क्वार्टर। देयरफॉर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? देयरफॉर देयर इज एन ओवर एब्जॉर्प्शन। ₹4,000 पर क्वार्टर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ऐसा ही एक क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। C part of the question is you have to find out profit under absorption costing for a quarter। जब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोस्तों, तो याद रखिएगा हम लोग यहां पर बनाते हैं कॉस्ट शीट। याद है इस चैप्टर का पहला लेक्चर मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों के लिए बनाया था। क्वार्टरली प्रोडक्शन देखना कितना है, ये वाली लाइन को कंसिडर करिएगा जो मैं यहाँ पर दिया। इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड 160 यूनिट्स वर सोल्ड। ओके, तो कॉस्ट शीट हमें बनाना है इसी डेटा को कंसिडर करके। सबसे पहले मैं लेता हूं सेल्स। सेल्स कॉस्ट शीट में सेल से भी बना सकता हूं, या कैन आई मेक कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉर्मेट ऑफ, वैसा कर ले डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे कर ले। पर यहाँ पर दिया है क्या? मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया है, लेबर कॉस्ट नहीं दिया है, एक्सपेंसेस नहीं दिया है। रुको रुको, फॉर्मेट देख लो। प्राइम कॉस्ट नहीं निकाल सकते हम। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, निकलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिन ओवरहेड्स अलग नहीं है, सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग से दिए हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है। डायरेक्टली जो कैलकुलेशन चालू हो रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से ही कैलकुलेशन हो रहा है। कैसे करूंगा मैं? कैसे किया जाए आप बताइए। कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ फिक्स कॉस्ट है। हाउ डू आई एक्चुअली कैलकुलेट? किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए? जस्ट गिव मी 1 मिनट। कैसे करना है? कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग तो अभी आपको आसान लगने वाला है, क्योंकि अभी वो हमारे सर में घुसा हुआ है। पहले वो बना ले। एक काम करो, रुको रुको, ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। कॉस्ट शीट के बाद आप तकरीबन 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 2 4 6 8 10 प्लस प्रोविजन 12 लाइंस ब्लैंक छोड़ दो। फिर लिखो प्रॉफिट, क्योंकि अभी नया नया ताजा ताजा आपकी खोपड़ी में घुसा हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर अ क्वार्टर, ये तो बना लोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का तो बना लोगे। सेल्स 160 यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं पढ़ना क्वेश्चन में। 160 यूनिट्स पर सोल्ड, सो सेल्स इज 160 यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई कैलकुलेट? एक मास्टर में यहां निकाल लेता हूं, ठीक है। अब आप देखना, मेरा टोटल सेल्स है 16 लाख रुपए और यूनिट्स है 800 रुपए, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 800 मतलब 200 रुपए पर यूनिट हुआ है क्या? चेक करो सेलिंग प्राइस 2000, सॉरी, है ना। 16 लाख डिवाइडेड बाय 800, 2000। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800, इज इट कमिंग टू 800 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 3,20,000 डिवाइडेड बाय 800 यूनिट्स,
3,20,000 divided by 800 units, it comes to 400 per unit. Fixed cost remains fixed. मतलब दोस्त वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हो रही है चेक करिएगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है? 800 रुपए यहां पर और 400 रुपए यहां पर. 1200 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 1200 रुपए आ रही है क्या? बराबर है. सॉरी, अब मैं यहां पर सिंपल क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस जो है 160 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए ना भाई, 160 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं ₹2000 पर यूनिट के साथ. तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 2000 दैट गिव्स यू 3,20,000 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट 160 यूनिट इनटू, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी बेटा जी? क्या हो गया स्क्रीन? देख भाई ये बीच है ना, ये चलेगा नहीं भाई. मेरे को, मैं बार बार बोल नहीं रहा हूं पर समझ लेना, मैं बोल रहा हूं फिर भी कि बीच में तुम ऐसे जो पकड़ छोड़ करते हो ना, ये चलेगा नहीं मेरे को. हाँ, 160 इंटू 1200 रुपए पर यूनिट, 1,92,000. Therefore, contribution 1,28,000 रुपए माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग को कुछ लेना देना नहीं है कि ये सेलिंग की फिक्स कॉस्ट है या प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है. मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट. अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट है 1,60,000 और यहां पर है 2,40,000. तो 1,60,000 प्लस 2,40,000, भाई साहब फिक्स कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आ गई है. कैसे निकालेंगे? 4 लाख माइनस कर दूं? समझना, लिखना यहां पे 1,60,000 प्लस 2,40,000, इसको डिवाइड करोगे 4 क्वार्टर से. आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो डेटा दिया है वो पर एनम का दिया है और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कर रहे हो फॉर अ क्वार्टर. सो फॉर अ क्वार्टर योर फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज. therefore your profit comes to 28,000 rupees. Therefore your profit comes to 28,000 rupees. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बता दो पक्का 100% चौथी. ठीक है, मॉड्यूल के अंदर इसका सोल्यूशन बहुत गंदा किया है और इतना गंदा कि आपको वो सुरेश नहीं मुकेश बनाने के लिए काफी है. चेक करिएगा कुमार सानू की आवाज में. ये देखिए, ये है मॉड्यूल का सोल्यूशन. उन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ, पहले नहीं बताता हूँ, पहले आप देख लो आंसर मैच हो रहा है क्या. प्रॉफिट उनका और हमारा 28,000 आंसर मैच हो रहा है. हमारा प्रॉफिट कितना है चेक कर लो, आपके सामने आपका सोल्यूशन आपके रजिस्टर में. उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ. सेल तो लिया 160 यूनिट्स का, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम चालू किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. पहले उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया 220 यूनिट्स का जिसकी जरूरत नहीं थी. फिर बाद में उन्होंने 220 यूनिट्स में से 220 यूनिट्स में से 60 यूनिट के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करी. मतलब फाइनली द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड बिकेम 1,28,000. तो हमने क्या किया, हमने उसी हिसाब से सारा कैलकुलेशन किया. हमने यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स का लिया, द यूनिट्स विच आर सोल्ड. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं. उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से किए. तो उनकी अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे तो वो 1,92,000 है जो हम ऑलरेडी डायरेक्टली निकाल चुके हैं. आप समझ रहे हैं.
जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की यहाँ पर जरूरत नहीं थी. इट कुड हैव बीन वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. बट ICI, you can't do anything. Have you understood this, all of you? क्लियर हुआ? अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. देखो इन्होंने सेल से चालू किया है. मैं जैसे बोल रहा हूं मेरे साथ करते चलिएगा. कुछ 2-4 स्टेप्स में एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, बट सेंड कर लेना, रिवीजन हो जाएगी थोड़ी. एग्जाम में नहीं लिखना ऐसे, बट अभी के लिए. यहां से हम लोग चालू करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होता है ना, वो फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं देखता है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिंपल चीज देखता है. बनाने का खर्चा कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब फोकस चाहिए सबका. हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट? किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सर वेरिएबल तो वेरिएबल है और फिक्स तो फिक्स्ड है. ये तो मेरे को भी पता है, वेरिएबल तो वेरिएबल है, फिक्स तो फिक्स है. लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हाउ आर वी एग्जैक्टली गोइंग टू कैलकुलेट? क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है 800 रुपए पर यूनिट, और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो तो अलग से दी है. कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? चलिए ये वाली लाइन पे फोकस करिएगा सभी. सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, माय थ्रोट इज स्टिल नॉट वेल. द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 पर यूनिट. अब ध्यान से सुनना. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है 800 रुपए. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. अब हमें निकालना है व्हाट इज द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. और हम ये कैसे निकालेंगे कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है 1,60,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन है 800 यूनिट्स. क्या मैं कह सकता हूं कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट यहां पर आएगा 200 रुपए, 200 रुपीज. मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट विल बी 1000 रुपीज. चेक करिएगा सभी जने. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट per unit will be 1000 rupees. Check all of you. Total production cost per unit will be 1000 rupees. Check all of you. Is this clear or not? अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा. 1000 रुपए पर यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है. और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 220 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 1000 पर यूनिट. तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट बिकम्स 2,20,000. ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी है नहीं आपके पास, तो मैं डैश कर देता हूं. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, स्टॉक ऑफ एफजी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? आउट ऑफ 220 यूनिट्स 160 यूनिट्स आर सोल्ड, सो 60 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है.
मल्टीप्लाइड बाय ₹1000 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 1000 पर यूनिट है ना, तो 1000 into 60 दैट गिव्स यू 60,000। तो आप यहाँ पर एक सब टोटल लेंगे, आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,20,000 माइनस 60,000, 1,60,000 आपका होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितनी लाइंस बची आपके पास? इसके बाद थोड़ी लाइंस मुझे ज्यादा लगेगी, 3-4 लाइंस का ही गैप आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। तीन ही लाइंस बची है, तो फिर एक स्टिकी नोट लगा लो, स्टिकी नोट के ऊपर लिख लेना, ठीक है? स्टिकी नोट लगा लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए। ये क्लियर हुआ? उसके बाद अब यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एक एडजस्टमेंट और होगा, पता है क्या? पता है क्या? देयर इज एन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दो टाइप के हैं, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। वेरिएबल है 400 रुपए पर यूनिट। कभी भी ध्यान रखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो वेरिएबल पोर्शन होता है, इट इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। आपने 160 यूनिट्स बेचे हैं इनटू ₹400 पर यूनिट, 64,000 रुपए। अब मैं आता हूं फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिक्स्ड का नंबर ऑफ यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है, फिक्स्ड है 2,40,000, पर वो 1 साल का है। उसको मैं क्वार्टरली डिवाइड करूंगा 4 से, तो 60,000। वो ऊपर हमने जो मटेरियल लेबर वो सब लिखा है ना, उसमें 3-4 लाइन एक्स्ट्रा चली गई, नहीं तो कम नहीं पड़ती थी। तो आपको मिलेगा, सॉरी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,60,000 minus 4,000 plus 64,000 plus 60,000, is it coming 2,80,000? चेक करिएगा, एक लाइन छोड़कर मैं इसको कंपेयर करूंगा सेल्स के साथ। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 160 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने कितनी निकाली है बेटा जी? 2,000 रुपीज, 3,20,000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 40,000। चेक कीजिएगा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 28,000 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। वेरी गुड क्वेश्चन टू बी रिवाइज्ड एवरी टाइम व्हेनेवर यू रिवाइज दिस टॉपिक। भाई मॉड्यूल में ना बहुत ऊपर नीचे दिया है, मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो। आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ोगे दिमाग काम ही नहीं करेगा, भाई क्या ही दिया इन्होंने, कहाँ से सेल से चालू कर दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, क्यों कर रहे हो ये सब धतिंग, क्या ही कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने भाई बहुत स्ट्रक्चर तरीके से करवाया है आपको, आंसर आप देख लो, फाइनली सेम है 40,000, बट गॉड ब्लेस अस, मतलब जिस तरीके से उन्होंने किया है। चलिए
इंडेक्स में पोस्ट कीजिए और कंपलसरी स्टार मार्क क्वेश्चन लेक्चर नंबर 53 का रेफरेंस यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इंडेक्स में पोस्ट करते चलिए। 1 से लेकर देखो कहां तक क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। 1 से 24 तक सारे क्वेश्चंस हो गए। 26 नंबर ना अभी हमने किया वैसा ही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर। अभी हमने कौन सा किया, 16 किया ना अभी हमने। हाँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका आज का वन ऑफ द होमवर्क है। आईसीआई मॉड्यूल से चेक करना, क्वेश्चन नंबर 17 है। ट्रैकर में मैं अपडेट करता जा रहा हूँ पैरेलली। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट मैं अभी आपको यहाँ करवाऊंगा। 25 नंबर एक बार मुझे पढ़ के देखने दीजिए। कैन आई गिव इट फॉर होमवर्क। एन इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडियरी कंपनी इन भूटान टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर based on the estimated annual sales of 40,000 bottles of mineral water. Cost studies produced the following estimates for Bhutanese subsidiary: material, labor, factory overheads, admin expenses, total annual cost, percentage of total annual cost which is variable, percentage of total annual cost which is variable. Okay, मतलब मटेरियल जो कॉस्ट है 2,10,000, ये 100% वेरिएबल है। लेबर जो कॉस्ट है 1,50,000, इसमें से 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 92,000 जो है उसमें से 60% वेरिएबल है, 40% फिक्स्ड है। एडमिन कॉस्ट जो है 40,000 की, उसमें से 35% वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है। आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू कैन स्प्लिट दिस टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। The Bhutanese production will be sold by manufacturers representative who will receive a commission of 8% of the sales price. Variable expense हो गया ये, है ना। No portion of the Indian office expenses is to be allocated to Bhutanese subsidiary. You are required to compute the selling price per bottle to sell to enable the management to realize an estimated profit of 10% on sale proceeds in Bhutan. तो 10% प्रॉफिट चाहिए मुझे सेल्स पर, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। सेलिंग प्राइस निकालना है, 40,000 बॉटल आपको बेचना है और कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट और फिर आपको मिलेगा सेल्स। ठीक है, तो आपसे कहा है कि डिजायर्ड प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स। तो अगर मैं सेल्स को x लेता हूं तो प्रॉफिट होगा 0.10, तो टोटल कॉस्ट मेरी क्लोज होनी चाहिए 0.90 x पे। अब जो टोटल कॉस्ट की फिगर मुझे मिलेगी ना, वो मेरा 0.9x होगा। अकॉर्डिंगली मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो मेरी टोटल सेल होगी। ये टोटल सेल्स को जब मैं डिवाइड करूंगा 40,000 बॉटल से, तो मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिलेगी। इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करना है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स as also in number of bottles for Bhutanese subsidiary on the assumption that the selling price is 14 per। ये आप कर सकते हो यार, है ना, ये आप कर सकते हो। 25 आप कर सकते हो, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई। 25 में मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये होमवर्क है। तो 25, 26 आपका होमवर्क है। 27 कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट अभी हम देखेंगे। PYQ रह चुका है ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में। फिर बचता है 28, 29, 30 हो चुका है, 31 और 33। ठीक है, मुझे लगता है कल की क्लास लगेगी हमें इसके लिए। भाई लोगों थोड़ा तैयार रहना एक्स्ट्रा बैठने के लिए, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा बैठने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं, तैयार हैं सर, एब्सोल्युटली तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइएगा। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट का। मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये चैलेंज कब फेस किया था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, The following are cost data for 3 alternative ways of processing the clerical work for cases brought before the LC court system. अब थोड़े टेक्निकल टर्म्स लगते हैं।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक कोर्ट का है, ठीक है। ये कोर्ट के अंदर जो केसेस आते हैं ना, वो अभी क्लेरिकल तरीके से प्रोसेस होते हैं। अब वो क्लेरिकल तरीके से प्रोसेस करने की जगह 3 अल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया जा रहा है। एक, हम पूरा मैनुअल प्रोसेस रखें, 2 सेमी ऑटोमेटिक रखें, 3 हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक कर दे। इन तीनों की मंथली फिक्स्ड कॉस्ट दी है और वेरिएबल कॉस्ट दी है एक एक रिपोर्ट की, सप्लाईज लेबर्स दोनों चीजें। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। If the present case load is 600 cases and it is expected to go up by 850 cases in near future, select the most appropriate on cost consideration. अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये केस है क्या टोटल, listen to me carefully. 2013 में मैंने मेरी पहली कार खरीदी थी i20, 31 मई 2020 को। हमारी फैमिली में कभी कोई कार थी नहीं, मामा जी के पास थी, चाचा ताऊ के पास थी, हमारे पास ऐसा सच नहीं थी। तो मेरे को कार का कोई खासा नॉलेज था नहीं, एंथुजियास्ट जरूर था मैं, बट ऊपरा ऊपरी नॉलेज था। जब खुद की कार लेने गए तो दुकानदार ने, शोरूम वाले ने कहा कि 2 है, i20 में 2 है, एक पेट्रोल मॉडल है और एक डीजल मॉडल है। और मेरे दिमाग में बत्ती नहीं जली, मियाँ ये है क्या पेट्रोल और डीजल। मैंने कहा भाई मेरे को समझा, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा से रहा, मैंने कहा मेरे को समझा कि ये पेट्रोल और डीजल की कहानी है तो है क्या। तो उसने कहा ठीक है सर मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सुनाइएगा। वो कहता है कि सर जो पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार और डीजल कार में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि डीजल कार का रनिंग कॉस्ट कम होता है और पेट्रोल कार का रनिंग कॉस्ट हाई होता है। रनिंग कॉस्ट का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट, हमारी भाषा में कॉस्ट पर किलोमीटर। तो डीजल उस समय सस्ता था, तो 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है उसको कहते हैं रनिंग कॉस्ट, है ना, बेसिकली कॉस्ट पर किलोमीटर। तो डीजल का बहुत सस्ता था, पेट्रोल का बहुत हाई था। अब तो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है और अब तो डीजल कार्स बंद हो गई है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। डीजल कार्स नई नहीं मिलती है, नितिन गडकरी जी ने मना कर दी। लेकिन जो आपका केपेक्स है, मतलब कार परचेज कॉस्ट, जिसको मैं कहूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। डीजल कार जो है वो महंगी है और पेट्रोल की कार जो है वो सस्ती है। अब यहां पर कंपनी स्ट्रेटेजिकली खेल गई, आप देखना। कंपनी इवन तो एक्सप्लेन करती है कि डीजल कार की इंजन्स महंगे बनते हैं, इसीलिए हमारी डीजल कार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, क्योंकि डीजल कार का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है इसीलिए डीजल कार महंगी। सब फालतू है भाई, सब फालतू है, ठीक है, पैसा बनाने का तरीका है। कंपनी ये देखती है कि कस्टमर अगर डीजल कार खरीद रहा है तो वो अपना कॉस्ट पर किलोमीटर सेव कर रहा है, उसका रनिंग कॉस्ट कम आ रहा है, तो वो फ्यूचर में सेव करेगा ना, अभी उसको फोड़ लो, अभी उससे ज्यादा पैसा ले लो केपेक्स के नाम पे, कार सेलिंग कॉस्ट के नाम पे। और कंपनी देखती है कि पेट्रोल वाला बेचारा बाद में कट रहा है तो भी उसको थोड़ा कम काट लेते हैं, तो भी उससे केपेक्स के नाम पे थोड़ा कम पैसा ले लेते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मियां मैं डिसाइड करूं तो करूं कैसे, हाउ डू आई डिसाइड। बिल्कुल सही कहा तापड़िया जी, प्रिंटर के केस में ऐसे ही होता है, लेजर प्रिंटर महंगे आते हैं, इंकजेट प्रिंटर सस्ते आते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर प्रिंट ऑफ लेजर प्रिंटर इज वेरी लेस एंड दैट ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज वेरी हाई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपस में एकदम ऑपोजिट बात करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया और मैंने ये सवाल उस बंदे को पूछा कि भाई मेरे को ये सजेस्ट कर मैं कौन सी कार खरीदूं। सीए बन चुका था मैं, मार्जिनल कॉस्टिंग भी हो गया था, बट सही जगह पर दिमाग चला नहीं ना। तो बंदे ने मेरे को एक कुछ क्वेश्चंस पूछे कि सर आपका प्रोफेशन क्या है, आपका रनिंग कितना होता है, डेली कितने किलोमीटर चलाते हो, ये वो फलाना डिकरा। और ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद उसने मेरे को एक कंक्लूजन खुद के तरफ से दिया कि सर आपको पेट्रोल कार खरीदनी चाहिए। अब मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन जब मैंने पढ़ाना चालू किया और जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये कंसेप्ट पढ़ा, तब समझ में आया कि इसको कहते हैं टेक्निकली, इस कंसेप्ट को कहा जाता है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। क्या कहा जाता है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। मतलब आप अगर स्केल पे मेजर करेंगे तो अप टू सर्टन किलोमीटर्स
आपको पेट्रोल कार सस्ती पड़ती है और उसके बाद में डीजल कार महंगी पेट्रोल कार महंगी पड़ती है, डीजल कार सस्ती पड़ती है। मतलब लॉजिकली समझना दोस्त, अगर मेरा रनिंग बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी कार बहुत ज्यादा नहीं चलती है, तो बेटर क्या रहेगा, मैं अभी कम पैसा खर्चा करूं, इवन दो मेरी रनिंग कॉस्ट हाई हो, पर मेरी टोटल रनिंग कॉस्ट इसलिए ज्यादा नहीं होगी क्योंकि मेरा रनिंग ही नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर मेरी कार बहुत चलती है, इसलिए आप देखना कैब्स में, टैक्सी में जितनी भी कारें चलती है वो पहले के समय डीजल में चलती थी। क्यों? क्योंकि फिर उनका रनिंग ज्यादा होता है, तो उनको ऐसा एक प्रोडक्ट देखना है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट कम हो और फिक्स्ड कॉस्ट भले ही ज्यादा लगेगी तो चलेगा। इस पॉइंट को कहते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। यहां पर तीन अलग अलग आप लोगों को अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। एक कोर्ट जो है अपने केसेस को प्रोसेस करने के लिए तीन अल्टरनेटिव्स को कंसीडर कर रही है। पहला अल्टरनेटिव है कंप्लीट मैनुअल सिस्टम, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, तीसरी फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर आप देखोगे तो इन तीनों की कॉस्ट में फर्क है। मैनुअल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट मात्र 15,000 है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखोगे 40 और 200 रुपए है। वर्सेस सी देखना, फुल्ली ऑटोमेटिक में फिक्स्ड कॉस्ट देखो कितनी है, 1,25,000। बट लुक एट द वेरिएबल कॉस्ट, जो 40 था उसका 20 हो गया है और जो 200 था उसका भी 20 रुपया हो गया है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट में सब्सटेंशियल डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट में सब्सटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कहते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। कंसेप्ट समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूं, आइडियली आज मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म होने वाला था, नहीं खत्म हो रहा, मुझे कोई गम नहीं है, आपको भी गम नहीं होना चाहिए। 2-4 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बस उतने की तैयारी रखिएगा, बस और कुछ नहीं कहूंगा मैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 27/AAA ऑब्लिक 13.24। हमें कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तीन अल्टरनेटिव्स हम लोग यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। तीनों का कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालेंगे, कंपैरिजंस कैसे कैसे होंगे, फोकस करिएगा। मैं कंपेयर करूंगा ए को बी के साथ, दूसरा कंपैरिजन करूंगा मैं बी को सी के साथ, तीसरा कंपैरिजन करूंगा मैं ए को सी के साथ, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, ए को सी के साथ। ये तीन पॉइंट्स मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है? कंपैरिजन में क्या करना है, बहुत कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है भाई, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट। ए और बी की फिक्स्ड कॉस्ट में डिफरेंस देखना, ए की फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 और बी की फिक्स्ड कॉस्ट देखो कितना है, 15 और 5 20 और 25 45,000। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 30,000। अगर किसी को लगता है बाद में आप भूल जाएंगे तो खुद के लिए लिख लीजिएगा 45,000 माइनस 15,000। फिर दूसरा ऑप्शन है बी एंड सी, ठीक है? 1,25,000 minus 45,000, that becomes 80,000। ये भी क्लियर है? और सी और ए और सी, ए और सी में क्या डिफरेंस पड़ा भाई साहब, ए और सी तो कंपेरेबल ही नहीं है, 1,10,000 रुपए। चेक करो सभी जने, चेक करो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट कॉस्ट होती है।
ए और बी का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, टोटल लेना है। अब देखो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दो टाइप की है, सप्लाई, सप्लाईज मतलब मटेरियल, और लेबर, लेबर मतलब लेबर चार्जेस, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। 40 प्लस 200 240 रुपए, और यहाँ 80 प्लस 60 140, तो 240 माइनस 140, टोटल होता है यहाँ पर 100 रुपए। बी एंड सी, बी का है 140 और सी का तो है सिर्फ 40 रुपए, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100 रुपीज। और ए और सी का, ए का 240 और सी का है सिर्फ 40, मतलब दोनों में डिफरेंस हो रहा है 200 रुपए का। Now when you got the basic data compiled, you will write the formula cost in difference point. Cost in difference point is equal to difference in fixed cost divided by difference in variable cost. अंशु चिंता मत करो, आप मेरा एक क्वेश्चन खत्म होने दो। अगर मैं क्लास में बात नहीं कर पाया, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। मैं भी जब ऑफिस के लिए निकलूंगा ना 9:15 बजे, मुझे 15 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने में, 15 से 20 मिनट, मैं उस समय आपसे बात कर लूंगा। आई विल कॉल यू, डोंट वरी। So difference in fixed cost 30,000 divided by 100, that becomes how much? What is the cost in difference point? 300 cases. 80,000 divided by 100, that becomes 800 cases. 1,10,000 divided by 200, that means 550 cases. अब इसका इंटरप्रिटेशन समझना क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर मेरे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू 300 है, तो मेरे लिए सबसे इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है अल्टरनेटिव ए। समझना, अगर मेरे नंबर ऑफ केसेस जो है, इफ माय नंबर ऑफ केसेस दे आर मोर देन 300 बट दे आर, मैं इसको इधर से लगाता हूं, 300 से ज्यादा है बट लेस देन और इक्वल टू 550, नेक्स्ट लेवल की, अच्छा 550 नहीं, 800 में लगाता हूं, नेक्स्ट देन 800, तो मेरे लिए अल्टरनेटिव बी सबसे बेहतर है। बट अगर मेरे नंबर ऑफ केसेस जो है दे आर अबाउ 800, तो मेरे लिए अल्टरनेटिव सी सबसे इकोनॉमिकल है। अब आप देखो, कोर्ट के सामने कंक्लूजन है कि जितने केसेस है उसके हिसाब से समझिएगा। अगर 300 से कम केसेस हैं तो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेरे लिए सबसे बेहतर अल्टरनेटिव है ए। बेटर क्या है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हाई लगेगी तो चलेगा, पर मेरा केपेक्स नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। मतलब मात्र आप देखो 15,000 रुपए फिक्स कॉस्ट, भले ही 240 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ केसेस कम है। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड होता है इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंटआउट्स कम होते हैं। घर के यूज के लिए इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंटआउट्स कम होते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन ऑफिशियल यूज के लिए लेजर प्रिंटर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंटआउट्स ज्यादा होते हैं। अब समझना, अगर मेरे केसेस 300 से ज्यादा है और 800 से कम है, सर 550 का लेवल क्यों नहीं लिया, क्योंकि 550 तो ए और सी का कंपैरिजन है, मैं ए बी सी का तीनों का मैपिंग देख रहा हूं, तो 300 से 800 के बीच में ऑप्शन बी बेहतर है। ऑप्शन सी तो बेहतर कब है, 550 के ऊपर, लेकिन 550 और 800 में भी अगर मैं कंपेयर करूं ना, जो बी और सी का कंपैरिजन है, तो भी ऑप्शन बी बेहतर है अप टू 800 यूनिट्स, देयरफॉर 800 यूनिट्स। तो 300 से 800 केसेस है तो ऑप्शन बी बेहतर है। लेकिन अगर 800 के ऊपर केसेस है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस है, तो मुझे ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जहां पर वेरिएबल कॉस्ट कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगी तो चलेगा, तो ऑप्शन सी इज द अल्टरनेटिव। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। If the present case load is 600 case and
expected to go up to 850 cases in the near future. Select the most appropriate cost consideration. क्या आंसर होगा आपका, बताओ आप भी मुझे. Can you tell me answer for this second part of the question? Theoretical है. If present load is 600 cases, 600 पे आप क्या recommend करेंगे? Alternative B is economical. But if case load goes to 850, तो 850 पे क्या करेंगे आप? Alternative C is economical. हो गया, हो गया, चेक करिएगा. क्लियर हो गया क्वेश्चन. इंडेक्स में पोस्ट करिए, इसको कंपलसरी रिवाइज करना है. कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है ये, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का. ठीक है, क्लियर. चलिए, सो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं वाइंड अप. और मैं ट्रैकर एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, पता चल जाएगा ट्रैकर में क्या पोजीशन है. जस्ट गिव मी अ मिनट. अंशु, आपका इंस्टाग्राम चेक करो. मैं ऑफिस निकलूंगा तब आपको कॉल करता हूं बीच में. आज हमने पहले 31 मिनट्स लगाए, होमवर्क क्वेश्चंस देखे. 4 क्वेश्चंस थे, उसको मैंने सॉल्व करके बताया. क्लास वर्क किया 15, 16, 27. होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 25 और 26. अब हमारे पेंडिंग क्या क्या है फॉर टुमारोज लेक्चर. होमवर्क क्वेश्चन में कल ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे दोस्त, प्लीज फटाफट कर लेना. 25, 26 करके 28, 29, 31 और 33 4 क्वेश्चंस कल कंप्लीट करेंगे. ये टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे. विल कंप्लीट दिस टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग टुमारो. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा. शब्बा खैर.